पुराने ज़माने की बात है। किसी छोटे से कस्बे में एक सराय में एक नौजवान आकर ठहरा। ये नौजवान बहुत दूर दराज से सफ़र करता हुआ आया था। अभी उसने अपना आधा सफ़र भी तय नहीं किया था कि रास्ते में रात हो गई। इस कस्बे में वो एक छोटे से सराय में रुका। इसी सराय में उसकी मुलाकात एक बूढ़े शख्स से हुई, जो इत्तेफाक से उसी गांव जा रहा था जहां नौजवान को जाना था। पुराने जमाने में लोग पैदल या बैलगाड़ियों पर लंबा सफर किया करते थे। इत्तेफाक से नौजवान और बूढ़ा खाने के दौरान इकट्ठे हो गए। बातों बातों में बूढ़े को पता चला कि नौजवान भी उसी गांव जा रहा है। नौजवान अपने किसी रिश्तेदार से मिलने जा रहा था। बूढ़े ने कहा, बरखुरदार, तुम भी चांद नगर जा रहे हो? मैं तो चांद नगर का रहने वाला हूँ। किसके घर जा रहे हो? नौजवान ने बताया, वो अब्दुल कदीर नामी शख्स के घर जा रहा है। बूढ़ा बहुत खुश हुआ और बोला, बरखुरदार, अभी सफर बहुत लंबा है, हमें पैदल सफर करना है, क्यों ना हम दोनों इकट्ठे सफर कर लें। नौजवान ये सुनकर खुश हो गया और कहा, बुजुर्गवार, जब सफर एक ही है और मंजिल भी एक है तो साथ सफर करना ही चाहिए। रात उन्होंने खुशगपियों में गुजार दी और सो गए। अगले दिन नाश्ता करने के बाद बाजार से कुछ खाने पीने का सामान खरीदा और सफर पर रवाना हो गए। सफर शुरू करने से पहले नौजवान बोला, बुजुर्गवार, मेरी एक बात सुन लीजिए। बूढ़ा चौंक कर बोला, क्या बात है बरखुरदार? नौजवान ने कहा, बुजुर्गवार, अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं तो मेरी एक शर्त है। बूढ़े ने हैरान होकर पूछा, कैसी शर्त? नौजवान ने कहा, सफर के दौरान जो कुछ भी मैं करूंगा, आप न कोई सवाल करेंगे, न हैरानी और न तजस्सुस से पेश आएंगे। बूढ़ा चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, ठीक है मियाँ, मगर। नौजवान ने कहा, मगर वगर कुछ नहीं बुजुर्गवार, अगर आपको मेरी शर्त मंजूर है तो ही मेरा साथ दीजिए। बूढ़ा मान गया। दोनों पैदल जंगल की तरफ सफर में निकल गए। दोपहर हो गई और उन्हें सख्त थकन महसूस होने लगी। दोनों ने फैसला किया कि किसी घने और सायादार दरख्त के नीचे आराम करेंगे। उन्हें एक घना दरख्त मिला और वो उसके नीचे बैठ गए। दोनों को भूख भी लगी थी। उन्होंने अपना खाना निकाला। बूढ़ा बोला, चलो मियाँ, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करें। नौजवान बोला, बुजुर्गवार, जरा ठहरिए। बूढ़ा बोला, अरे क्या हुआ? नौजवान ने अपने सामान से एक छतरी निकाली, उसे खोला, बाएं हाथ में पकड़ी और दाएं हाथ से खाना खाने लगा। बूढ़ा हैरान होकर देखने लगा कि हम घने दरख्त के नीचे बैठे हैं, फिर भी ये पागल छतरी खोले बैठा है। बूढ़ा सवाल करने ही वाला था कि उसे नौजवान की शर्त याद आ गई, मगर वो जब्त ना कर सका और बोल पड़ा, अरे मियाँ, हम तो घने दरख्त के नीचे बैठे हैं, फिर ये छतरी क्यों खोली है? नौजवान ने संजीदगी से कहा, बुजुर्गवार, आपने वादा किया था कि सफर में कोई सवाल नहीं करेंगे, लिहाजा अब हमारे रास्ते जुदा हैं। बूढ़े ने नौजवान को नाराज होते देखा तो जल्दी से बोला, अरे मियाँ, मुझसे गलती हो गई, तुम जवाब ना दो, मगर वादा करता हूँ अब कोई सवाल नहीं करूँगा। नौजवान फिर खाना खाने लगा। बूढ़े ने भी खाना शुरू कर दिया। नौजवान ने बाएं हाथ में छतरी पकड़ी थी और दाएं हाथ से खाना खा रहा था। बूढ़ा भी खाना खा रहा था। जब दोनों ने खाना खत्म किया तो खुदा का शुक्र अदा किया। उसने अपनी छतरी बंद करके वापस सामान में रख ली। कुछ देर दरख्त के नीचे आराम किया और फिर सफर पर चल पड़े। चलते चलते शाम हो गई और रात का अंधेरा फैलने लगा। आगे रास्ता नजर नहीं आ रहा था। रात में कोई जानवर, सांप या बिच्छू हमला कर सकता था, इसलिए उन्होंने फैसला किया
کہ यहीं रुक कर रात गुजारें। बूढ़ा सफर की थकावट से चूर हो चुका था। वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया और तने से टेक लगा ली। बूढ़ा बोला, चलो तुम भी तने के साथ टेक लगाकर बैठ जाओ, कुछ देर सो लेते हैं, फिर सफर करेंगे। मगर नौजवान ने कहा, बड़े मियाँ ऐसे नहीं। बूढ़ा हैरान होकर बोला, तो फिर कैसे? नौजवान बोला, हमें ऐसे दरख्त तलाश करना होगा जिसके तने पर हम दोनों लेट सकें, जिसकी टहनी इतनी मजबूत हो कि हमारा वजन बर्दाश्त कर ले, तब हम रात आराम से गुजार सकेंगे। बूढ़ा हैरान रह गया। वो सवाल करने ही वाला था कि क्यों, दरख्त पर ही क्यों, मगर खामोश हो गया। नौजवान ने बूढ़े को एक दरख्त के नीचे बिठा दिया और खुद एक ऐसा दरख्त तलाश करने चल पड़ा। बूढ़ा बेचारा दिल ही दिल में पेचोताप खा रहा था और सोच रहा था, कैसा बेवकूफ इंसान है, हम कोई बंदर हैं जो किसी दरख्त पर चढ़कर सोएं। मगर खामोश रहा। नौजवान बेचारा इधर उधर काफी देर तक दरख्त की तलाश में मारा मारा फिरता रहा। आखिरकार उसे एक ऐसा मजबूत तनावर दरख्त मिल ही गया जिस पर दोनों आराम से रात गुजार सकते थे। चलो बड़े मियाँ, इस दरख्त पर चढ़ते हैं, नौजवान बोला। बूढ़ा जरा सख्त लहजे में बोला, तुम भी कमाल करते हो, तुम तो जवान आदमी हो, आराम से दरख्त पर चढ़ जाओगे, लेकिन मैं तो बूढ़ा और कमजोर हूँ, मेरे लिए दरख्त पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। नौजवान बोला, मैं आपकी मदद करूँगा। बूढ़ा बोला, अरे क्या जरूरत है इस दरख्त पर चढ़ने की, तुम चढ़कर सो जाओ, मैं नीचे ही कहीं लेट जाऊंगा। नौजवान ने कहा, आपने वादा किया था कि सफर के दौरान किसी बात पर मुझसे बहस या सवाल नहीं करेंगे। चुनाचा नौजवान ने आगे बढ़कर बूढ़े की मदद की और सहारा देकर उसको दरख्त पर चढ़ा दिया। बूढ़ा दिल ही दिल में गुस्से से भरा हुआ था, मगर खामोश रहा। नौजवान खुद भी दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। दोनों दरख्त के तने के साथ तेग लगाकर बैठ गए। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगी। बूढ़ा जल्दी सो गया, मगर नौजवान होशियारी से जागता रहा। जरा सी आहट पर उसकी आंख खुल जाती, कभी दरख्त से नीचे झांकता, कभी सो जाता। यूं रात गुजर गई। सुबह हुई तो नौजवान जाग गया। उसने बड़े मियाँ को भी जगाया। नौजवान में उतरने में भी बूढ़े की मदद की। नीचे बैठकर उन्होंने बची हुई रोटी खाई और आगे सफर पर रवाना हो गए। काफी देर चलने के बाद वो एक दरिया के किनारे पहुंचे। नौजवान ने ऐसी जगह की तलाश शुरू कर दी जहां दरिया का पानी कम छोड़ा हो ताकि आसानी से वो पार कर सके। अब हमें पैदल दरिया पार करना होगा क्योंकि यहाँ कोई पुल नहीं है। बूढ़ा फौरन तैयार हो गया। नौजवान ने जूते पहने दरिया में कदम रख दिया। बूढ़ा हैरानी से देखने लगा कि कैसा बेवकूफ आदमी है कि नए जूते पानी में खराब कर रहा है, मगर शर्त के मुताबिक कोई सवाल ना किया। दिल में अफसोस जरूर हो रहा था कि कैसे बदतमीज नौजवान से पाला पड़ा है। दरिया पार करने के बाद बूढ़े ने अपने जूते बगल से निकाल कर पहन लिए और नौजवान के भीगे जूतों को तंजीह अंदाज में देखने लगा, मगर नौजवान को परवाह न थी। वो तेजी से चलता जा रहा था। चलते चलते वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच गए। दोपहर का वक्त हो गया और भूख भी लगने लगी, मगर नौजवान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो कहने लगा, बड़े मियाँ जल्दी कदम बढ़ाइए, सफर खत्म होने ही वाला है। कुछ देर बाद गांव पहुंच गए। बड़े मियाँ ने नौजवान से कहा, बेटा मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना पकाती है, आज के दिन मेरे मेहमान बन जाओ। मगर नौजवान बोला, बड़े मियाँ मैं इजाज़त चाहूँगा, मुझे अपने रिश्तेदार से जल्द से जल्द मिलना है, मैं उसके घर भी नहीं रुकूंगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो किसी सराय में रात गुजार लूँगा।
बूढ़ा जो पहले ही नौजवान पर गुस्सा खाए बैठा था, कहने लगा, ठीक है नौजवान, जैसे तुम्हारी मर्जी। जब बूढ़ा नौजवान से रुखसत होकर घर की तरफ बढ़ने लगा, तो नौजवान बोला, बड़े मियाँ, जाते जाते एक बात सुन लीजिए। नौजवान ने कहा, जब घर पहुंचे तो दरवाजे पर दस्तक दीजिएगा और जरा सा खांस लीजिएगा, ताकि घर वालों को पता चल जाए कि आप आ गए हैं। बूढ़ा बोला, अच्छा मियाँ, तुम्हारी नसीहत याद रखूंगा। तुम अक्लमंद हो, अब इजाजत दो। बूढ़ा दिल में हंसने लगा, ये कैसा अजीब आदमी है, अपने घर पहुंचकर भी कोई दस्तक दे, या खांसने की क्या जरूरत। खैर, वो जल्दी से नौजवान से जान छुड़ाना चाहता था। नौजवान को अलविदा कहकर अपने घर की तरफ बढ़ने लगा और नौजवान भी अपने रास्ते पर चल दिया। जब बूढ़ा अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा, तो उसे नौजवान की वो बात याद आ गई कि घर में दाखिल होने से पहले दरवाजे पर दस्तक जरूर देना और थोड़ा सा खांस कर घर वालों को अपनी आमद की इत्तला भी दे देना। बूढ़े के घर में उसकी एक जवान बेटी रहती थी। न जाने क्या सोचकर उसने जोर से दरवाजा पर दस्तक दी और खांसने लगा। थोड़ी देर गुजरी तो उसकी बेटी ने दरवाजा खोला। अरे बेटा, तुमने दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? इसने बेटी के सलाम का जवाब देते हुए पूछा। बेटी ने कहा, अब्बा जान, मैं नहा रही थी, आपकी दस्तक और खांसने से पता चल गया कि आप आए हैं। बूढ़ा अंदर दाखिल हुआ और कहने लगा, आज तो बेटी दिमाग कुछ पहले ही खराब हो गया है। क्यों अब्बा जान, खैरियत तो है? बेटी ने सहन में चारपाई बिछाई और पूछा। अरे बेटी, क्या पूछती हो? रास्ते में एक अजीब सा नौजवान मिला और मेरा हमसफर बन गया। फिर बूढ़े ने अपनी बेटी को शुरू से आखिर तक सारा वाकया सुना दिया। बेटी बड़ी दिलचस्पी से उस नौजवान की बातें अपने वालिद से सुन रही थी। इस नौजवान की बातें बहुत भली लग रही थीं। बेटी बहुत होशियार और अक्लमंद लड़की थी। सारी बात सुनकर कहने लगी, अब्बा जान, वो नौजवान कहाँ गया? बूढ़े ने बताया कि वो अपने किसी रिश्तेदार के घर गया है, मगर बड़ा खुददार था। कहने लगा कि अगर रात गुजारनी पड़ी तो किसी सहराए में गुजार लूंगा, रिश्तेदार के घर नहीं ठहरूंगा। लड़की सोच में पड़ गई और कहने लगी, अब्बा जान, अगर मैं कुछ कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बूढ़ा हंसकर बोला, नहीं मेरी बेटी, मुझे पता है तुम बहुत समझदार हो। लड़की कहने लगी, अब्बा जान, वो नौजवान बेवकूफ नहीं बल्कि बहुत समझदार है। बूढ़े ने हैरत से पूछा, वो कैसे? बेटी ने कहा, अब्बा जान, आपने बताया कि दोपहर के वक्त एक घने दरख्त के नीचे बैठे और वहां खाना खाने लगे। इतने सारे के बावजूद उस नौजवान ने छतरी खोल ली। बूढ़ा बोला, हाँ बेटी, ये तो बेवकूफ़ी की बात है कि हम घने दरख्त के नीचे बैठकर छतरी खोल लें। लड़की बोली, अब्बा जान, ये बेवकूफ़ी नहीं बल्कि अक्लमंदी है। दरख्त के ऊपर परिंदे बैठे होते हैं। अगर किसी परिंदे ने कुछ गिरा दिया तो आपका खाना या लिबास खराब हो जाता, इसलिए उस नौजवान ने छतरी खोली थी। बूढ़ा ये सुनकर हैरान रह गया। हाँ बेटी, तुमने बहुत पते की बात की है। मगर फिर बोला, मगर देखो, हम दरख्त के नीचे बैठकर भी रात गुजार सकते थे। फिर उस नौजवान ने मुझे दरख्त पर चढ़ाकर क्यों सुला दिया? बेटी बोली, अब्बा जान, मैं भी कहती हूँ कि वो बेवकूफ़ नहीं, समझदार है। आप खतरनाक जंगल से सफ़र कर रहे थे जहाँ खूनखार जानवर होते हैं। अगर रात को नीचे सोते तो कोई दरिंदा हमला कर सकता था, इसलिए उसने अक्लमंदी से दरख्त पर सोने का बंदोबस्त किया। बूढ़ा फिर हैरान हो गया। फिर बोला, मगर बेटी, एक बात तो माननी पड़ेगी ना कि मैंने ऐसे बेवकूफ़ इंसान कभी नहीं देखा जिसने अपने नए जूते पानी में डालकर ख़राब कर दिए, जबकि हम तो नंगे पाँव नदी पार कर रहे थे। बेटी हंसकर कहने लगी, अब्बा जान, ये भी अक्लमंदी है। जूते इंसान की जान से कीमती नहीं होते।
اس نے جان بچانے کے لیے جوتے اتارنے کا خطرہ نہیں مول لیا۔ بوڑھا آدمی سوچ میں پڑ گیا اور کہنے لگا واقعی وہ نوجوان تو بہت سمجھدار تھا۔ بیٹی کہنے لگی ابا جی کل رات کے کھانے پر آپ اسے ضرور گھر بلائیے۔ بوڑھا کہنے لگا مگر بیٹی مجھے کیا معلوم کہ وہ بھی عبد القدیر کے گھر میں ہے بھی یا نہیں۔ لڑکی کہنے لگی ابا جان اس نے کہا تھا کہ وہ رات سرائے میں گزارے گا، آپ صبح جا کر اسے دعوت دے دیجیے گا، وہ ہمارے گاؤں کا مہمان ہے۔ بوڑھا جو پہلے ہی اپنی بیٹی گلنار بانو کی عقل مندی کا قائل تھا مسکرا کر بولا ضرور بیٹی میں صبح سرائے میں جاؤں گا اور اسے کھانے پر بلاؤں گا۔ صبح سویرے بوڑھا سرائے کی طرف چل پڑا۔ گاؤں میں ایک ہی پرانے چھوٹا سرایا تھا۔ اس نوجوان کو ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہوئی۔ نوجوان کسی رشتہ دار کے گھر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ بوڑھے نے جب نوجوان سے ملاقات کی تو نوجوان بہت خوش ہوا۔ بوڑھے نے اسے رات کے کھانے پر اپنے گھر بلایا۔ نوجوان نے شکریہ ادا کر کے معذرت چاہی مگر بوڑھا کہنے لگا بیٹا یہ میری نہیں میری بیٹی کی خواہش ہے کہ آپ ہمارے گاؤں کے مہمان ہیں، لہذا ایک بار ہمارے گھر ضرور آئیں، پھر چاہے رات سرائے میں گزار لینا اور صبح اپنے گھر واپس چلے جانا۔ چاروں ناچار نوجوان کو بوڑھے کی دعوت قبول کرنی پڑی۔ بوڑھا خوشی خوشی اپنے گھر واپس آ گیا۔ وہ اپنے گھر واپس آیا اور آتے ہی اپنی بیٹی کو بتایا کہ اس نوجوان نے ان کی دعوت قبول کر لی ہے۔ بیٹی شام کے کھانے کی تیاری میں لگ گئی۔ اس نے مزیدار سالن بنایا اور تازہ روٹیاں پکائیں۔ رات کے وقت نوجوان ان کے گھر آیا۔ بوڑھے نے دروازہ کھولا اور بڑی عزت سے اندر بلا کر مہمان خانے میں بٹھایا۔ بوڑھے کے گھر میں ایک ملازم بھی تھا۔ بوڑھا اور نوجوان مختلف موضوعات پر باتیں کرتے رہے مگر البتہ دل ہی دل میں نوجوان کی عقل مندی کا قائل ہو چکا تھا اور شرمندگی بھی محسوس کر رہا تھا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو بیٹی نے ملازم کو بلایا، اس کے ہاتھ میں روٹیاں اور سالن دیا اور کہا جب کھانا نوجوان کے سامنے رکھو تو یہ اشعار پڑھ دینا۔ چاند کی 14ویں رات ہے اور آسمان پر تارے گھنے گھنے، چاروں طرف مسجد کے مینار کھڑے ہیں ایک صف میں۔ ملازم نے اشعار یاد کر لیے۔ راستے میں لذیذ کھانے کی خوشبو سے اس کا دل للچانے لگا۔ اس نے سالن سے بوٹیاں نکال کر کھا لی اور ایک روٹی بھی چٹ کر گیا، پھر مہمان کے سامنے بچا کچا کھانا رکھ کر اشعار پڑھنے لگا۔ نوجوان نے غور سے کھانے کی پلیٹ دیکھی، سالن اور روٹیاں گنی اور پھر ملازم سے کہا اپنی مالکن سے جا کر کہنا چاند کی 14ویں رات آسمان پر چند تارے باقی ہیں، 4 مسجدوں میں ایک مینار ہی گرا پڑا ہے۔ ملازم نے یہ اشعار یاد کیے اور جا کر گلنار بانو کو سنائے۔ گلنار بانو جو بہت عقل مند اور ہوشیار تھی، اشعار سنتے ہی ملازم کو ڈانٹا اور کہا سچ سچ بتاؤ تم نے سالن میں سے بوٹیاں کھائی ہیں اور ایک روٹی بھی ہڑپ کر گئے ہو؟ سن کر ملازم کا رنگ اڑ گیا اور کانپنے لگا، حیران تھا کہ مالکن کو کیسے پتا چل گیا۔ میں نے نوجوان کو شعر کے ذریعے پیغام دیا تھا کہ 4 روٹیاں ہیں اور سالن گوشت سے بھرا ہوا ہے، لیکن نوجوان نے جواب میں بتایا کہ ایک روٹی کم ہے اور سالن میں بوٹیاں غائب ہیں۔ اس سے مجھے ملازمت کی چوری کا پتہ چل گیا۔ بوڑھا اپنی بیٹی کی عقل مندی اور نوجوان کی دانائی پر دل سے خوش ہوا اور کہنے لگا بیٹی جیسے تم عقل مند ہو ویسے ہی وہ نوجوان بھی عقل مند ہے۔ بوڑھا کہنے لگا میرے خیال میں تمہارے لیے اس سے بہتر اور سمجھدار لڑکا کوئی نہیں ہو سکتا، اگر تم اجازت دو تو میں اس سے تمہارے رشتے کی بات کر لوں۔ بیٹی بولی ابا جان جیسے آپ کو مناسب لگے۔ بوڑھا جلدی سے سرائے پہنچا اور نوجوان سے کہا نوجوان تمہاری نیک نیتی عقل مندی اور
شرافت کا قائل ہو گیا ہوں۔ اگر تم مناسب سمجھو تو میں تمہیں اپنی زندگی میں اپنا داماد بنانا چاہتا ہوں۔ اگر تم راضی ہو تو اپنے والدین کو لے کر میرے گھر آ جاؤ۔ نوجوان، جو پہلے ہی گلنار بانو کے مزیدار کھانے اور عقل مندی سے متاثر ہو چکا تھا، فوراً راضی ہو گیا اور وعدہ کیا کہ اپنے والدین کو لے کر آئے گا۔ چند دنوں بعد نوجوان اپنے والدین کو لے کر گلنار بانو کے گھر آ گیا۔ بات طے ہو گئی اور پھر دھوم دھام سے دونوں کی شادی ہو گئی۔ یوں دونوں عقل مندی اور سمجھداری کے ساتھ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔